तो पिछले टर्न पर ये बेसिक ख़त्म हो गए थे हमारे। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से इकाइयाँ और माप, जिसको हम बोलेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इनका यूज सब में होगा। वर्क, पावर, एनर्जी, आप साउंड की बात करेंगे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब पूरे चैप्टर्स में यूनिट एंड मेजरमेंट का सबसे ज़्यादा यूज़ है। तो हम सबसे पहले इसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि यूनिट क्या होती हैं, और यूनिट के भी पहले आखिर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, क्वांटिटीज़ और फिज़िकल क्वांटिटीज़, जिसको हिंदी में कहते हैं राशियाँ और भौतिक राशियाँ। तो राशियाँ क्या होती हैं और भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? तो कोई बताएगा राशियाँ या क्वांटिटीज़ किसको बोलते हैं? क्वांटिटीज़, राशियाँ, जिसको संख्या में डिनोट करते हैं, और राशि, स्केलर वेक्टर। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएगा। अभी अपन बात कर रहे हैं जस्ट क्वांटिटी। तो क्वांटिटी हर एक ऐसी कुछ भी जिसको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं वो सब क्वांटिटीज़ हैं। जिसको फील कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जो कुछ भी हम अपने आसपास देख रहे हैं सब क्वांटिटी में ही आता है। फीलिंग्स भी क्वांटिटीज़ में ही आती हैं। जैसे फैन चल रहा है तो इसको हमने ऑब्ज़र्व किया तो इसमें क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं? हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि इसमें कुछ पंखुड़ियाँ हैं, उनकी कुछ लेंथ है, उसका कुछ एरिया है। तो जो मैं बात कर रहा हूँ लेंथ, एरिया, एक सर्कल हो गया तो रेडियस हो गई उसकी, सर्कल का एरिया हो गया। फिर जो हवा आ रही है उसकी हवा की स्पीड एक क्वांटिटी हो गई। हम जो फील कर रहे हैं ठंडा, ये भी एक क्या है? क्वांटिटीज़ है। सो व्हाट वी आर फीलिंग अराउंड अस, एवरीथिंग इज़ क्वांटिटी। जो कुछ भी हम फील कर रहे हैं अपने चारों तरफ, सब, या देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सब क्वांटिटीज़ ही में ही आती हैं। लेकिन इनमें से ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हो, माप सकते हो, उनको बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो हमें तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ ही पढ़नी है, फिजिक्स पढ़ना है तो फिज़िकल क्वांटिटीज़। हिंदी में कहते हैं भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ। तो राशियाँ वो हैं जो सब हमें दिखाई देती हैं, हम जिनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जिनको फील कर सकते हैं, वो सब राशियाँ हैं। लेकिन उनमें जिनको माप सकते हैं, जिनको मेजर कर सकते हैं, वो क्या हैं? वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, या वो भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा कि आखिर भौतिक राशियों के प्रकार क्या होते हैं, कितने टाइप की फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो इसके दो क्लासिफिकेशन हैं, दो वर्गीकरण हैं। एक क्लासिफिकेशन ये है डायरेक्शन के आधार पर। डायरेक्शन के आधार पर चार तरह की क्वांटिटी होती हैं। एक होती है स्केलर, स्केलर के भी पहले एक होती है रेशो। ठीक है, रेशो को बोलते हैं अनुपातिक राशि, अनुपातिक राशि, रेशो या अनुपातिक राशि। दूसरी होती है स्केलर, जिसको बोलते हैं अदिश। और तीसरी होती है वेक्टर, जिसको क्या बोलते हैं? सदिश। और फोर्थ होती है टेंसर, प्रदिश। ठीक है, चार प्रकार की राशियां, भौतिक राशियां हम किसके आधार पर लेते हैं? दिशा के आधार पर। ये पहला वर्गीकरण है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि अनुपातिक राशि क्या है, रेशो क्या है, तो रेशो वो होते हैं जो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी का रेशो होते हैं, या सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी का डिवीजन लेते हैं जिनका। जैसे आपने पढ़ा भी होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू से डिनोट करते हैं, 10th में पढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हिंदी में कहते हैं अपवर्तनांक। तो ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी निर्वात में प्रकाश का वेग, और
किसी मीडियम में, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, इसका अनुपात होता है म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक जिसको कहते हैं म्यू इक्वल टू सी बाई बी। तो प्रकाश का वेग और क्या होता है, यहाँ पर हम ये ले सकते हैं माध्यम में प्रकाश का वेग, इसका अनुपात अपवर्तनांक होता है। अब आप देखोगे इसमें ऊपर क्या है, ये सी क्या है, स्पीड किसकी, लाइट की। और लाइट की स्पीड है तो उसकी यूनिट क्या होगी, इकाई क्या होगी लाइट स्पीड की, मीटर पर सेकंड। नीचे क्या है वी, वो भी तो स्पीड ही है और उस स्पीड की यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही होगी, यही होती है। दोनों सेम टाइप की यूनिट हैं, मतलब सेम टाइप की क्वांटिटी हैं, बस ये मीडियम में और ये वाली निर्वात या वैक्यूम में है। तो रेशो को कैसे पहचानेंगे हम कि रेशो कौन सी टाइप की क्वांटिटी होंगी, उनकी क्या पहचान होगी। उनकी पहचान होगी कि वो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी का रेशो होंगी या डिवीजन होंगी। दूसरा, ऊपर और नीचे यूनिट सेम होगी तो कैंसिल हो जाएगी, इसका मतलब ये यूनिट लेस होती हैं, इनका कोई मात्रक नहीं होता, ये यूनिट लेस होती हैं, यूनिट लेस भी होती हैं। और आगे हम डायमेंशन की बात करेंगे तो ये डायमेंशन लेस भी होती हैं। तो यूनिट लेस और डायमेंशन लेस, मात्रकहीन और विमाहीन दोनों ही इनमें होते हैं, तो उनको रेशो बोलते हैं। स्केलर कौन होते हैं, इसके अभी और एग्जाम्पल भी बताऊंगा मैं आपको, अभी केवल थोड़ा रफ में समझ लो, फिर सारी डिटेल में पढ़ते हैं। स्केलर कौन होते हैं, जिनमें दिशा नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती, ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मास, किसी बॉडी का मास, तो मास को एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए, दिशा नहीं चाहिए, चाहिएगा, ठीक है। लेंथ, लंबाई को नापने के लिए दिशा नहीं चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। टाइम को मेजर करने के लिए आपको कोई दिशा या डायरेक्शन नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि एक विंडो है, इसको फोर्स लगा के खोलो, 10 न्यूटन का फोर्स लगा के खोलो, और मैंने आपको ये नहीं बताई कि ये कौन सी डायरेक्शन में खुलती है, तो वो फोर्स के कारण हो सकता है वो विंडो टूट भी जाए खुलने की बजाय। तो फोर्स जो है उसको जब हम किसी को बता रहे हैं तो हमें डायरेक्शन बताना ज़रूरी है। तो फोर्स वेक्टर हो गया, वेलोसिटी ये वेक्टर हो गया, स्पीड ये स्केलर हो गया, करंट क्या है बताओ, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा स्केलर है कि वेक्टर है, बताओ क्यों। डायरेक्शन होती है, एक जगह से एक हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट जाती है, इसलिए तो बोल रहे हो। लेकिन ये यहाँ पर स्केलर है। क्यों, ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं जो कहीं ना कहीं थोड़े अपवाद हों या जिनमें कन्फ्यूजन हो। इसमें डायरेक्शन होते हुए भी ये स्केलर है। उसका रीज़न ये होता है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो एडिशन है वो एक्चुअली वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए वो वेक्टर नहीं है। अब वेक्टर लॉ क्या होते हैं, जैसे एक पत्थर है, सोचो ये स्टोन है कोई, इधर मैंने फोर्स लगाया F और इधर से इधर फोर्स लगाया F, ये लगाया 100 न्यूटन का और ये भी 100 न्यूटन का, मतलब दो पहलवान हैं, 100 न्यूटन का बल इधर लगा रहे हैं, 100 न्यूटन का इधर लगा रहे हैं, तो ये पत्थर किधर मूव करेगा, कहीं भी मूव नहीं करेगा, वहीं रहेगा, ठीक है। अगर पहले से रेस्ट में था तो ये वहीं अभी भी रेस्ट में ही रहेगा, अपनी जो स्टेट है वो चेंज नहीं करेगा। क्यों चेंज नहीं किया, क्योंकि इस पर नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। फोर्स तो लग रहे हैं दो, लेकिन नेट फोर्स क्या है, जीरो। आपने कैसे नेट फोर्स जीरो बोला, फोर्स तो दो लग रहे हैं, 100 और 100 200, जीरो कैसे आ गया। डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है, एक ही लाइन पर अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए नेट फोर्स माइनस करके आएगा। लेकिन सोचो जरा, एक वायर है, ये एक वायर है, ये इस वायर में करंट इधर जा रही है 100 एम्पियर की, इधर से करंट आ रही है 100 एम्पियर की, इधर से तीसरा वायर यहाँ हो गया, तो इसमें करंट कितनी जाएगी, इधर से 100 आई, इधर से आई, इस तार में कितनी जाएगी, ऊपर वाले में 200,
इधर से आई 100, इधर से आई 100, तो इसमें चली गई तो 200। करंट एक्चुअली वाटर फ्लो की तरह होती है। ये 3 पाइप मान लो आप, तो इधर से 100 एम्पियर का पानी फ्लो हो रहा है, इधर से भी 100 एम्पियर का पानी फ्लो हो रहा है। तो इस पाइप में कितना पानी जाएगा? इधर कोई पानी स्टोर तो हो नहीं सकता, ना ही कहीं फैल रहा है, तो इन दोनों का सम ही मिलके इसके अंदर जाएगा, इन दोनों का जोड़ ही इनके अंदर जाएगा। अच्छा, इन दोनों पाइप के बीच में कोई एंगल बना दूं मैं ऐसा, अब इधर से 100 आ रहा है, इधर से 100, तो इसमें कितना जाएगा? 200। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो करंट है I1 I2, इनका जो जोड़ है, एडिशन है, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि तारों के बीच में एंगल क्या है। वो जो डायरेक्शन थी करंट की, उनके बीच में एंगल या कोण क्या है, इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा। जबकि फोर्स जो वेक्टर था, वेक्टर क्वांटिटी इस बात पे भी डिपेंड करती हैं कि उनके बीच में एंगल क्या है। यहाँ एंगल एक दूसरे के अपोजिट यानी 180 है, इसलिए माइनस हो रहा था। अगर ऐसा होता, इधर से 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, डायरेक्शन एक हो गई, तो ये पत्थर किधर जाएगा? इधर जाएगा। और कितने न्यूटन का फोर्स ये पत्थर इधर फील करेगा? 200 न्यूटन का। यानी अब 100 मिलके 200 हो गए, यहाँ 100 मिलके 0 ही हो रहे थे। रीज़न, दोनों फोर्स के बीच में एंगल, यहाँ एंगल 180 था, अब अपोजिट मतलब 180, एक दूसरे से 180 था, और यहाँ एंगल 0 है। तो इसका मतलब दो वेक्टर क्वांटिटी, दो सदिश राशियों के का परिणामी जो आएगा, रिजल्टेंट आएगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो दो क्वांटिटीज़ थी, उनके बीच में एंगल क्या है। यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा, दो तारों के बीच में एंगल क्या है, इस बात पर तीसरे तार में बहने वाली धारा डिपेंड नहीं कर रही है। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है? स्केलर है, वेक्टर नहीं है। बात क्लियर हुई? तो ये वेक्टर हुआ। अच्छा, टेंसर क्या होते हैं? टेंसर वो होते हैं जो ना तो स्केलर हों और ना ही वेक्टर हों। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, आज ही पढ़ के ख़त्म कर दो। आज ही मतलब आज जो 2 शब्द पढ़ो, 2 शब्द भूल जाओ। टेंसर क्या होते हैं? वो जो ना सदिश होते हैं और ना ही अदिश, नीदर वेक्टर नॉर स्केलर, उनको बोलते हैं टेंसर। ठीक है, वैसे हायर फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा है, 1000 पेज की एक किताब आती है टेंसर पे, तो वो थोड़ी ना पढ़नी है अपने को। ठीक है, तो ये जस्ट इसको यहीं पर भूल जाएं। टेंसर है क्या? टेंसर है ना सदिश ना अदिश, तो उसको बोलते हैं टेंसर। ठीक है, एग्जाम्पल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? अच्छा, सदिश और अदिश क्या होते हैं? जैसे एक क्वांटिटी है, एक बॉडी एक क्वांटिटी, तो उसकी वैल्यू एक ही आएगी। जैसे ये अगर मेरे पास पेन है और एक पेन है, तो इसकी मैं मास निकालना चाहता हूँ। मान लो इसका मास आया 50 ग्राम, एक एग्जाम्पल 10 ग्राम आया, मान लो 10 ग्राम इसका वेट आया, मास आया 10 ग्राम। तो ये एक क्वांटिटी है और एक मास, तो एक ही वैल्यू आएगी इसकी, जब तक कि आप इसको बदले ना, पेन को बदले ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका स्केलर। ठीक है, लेकिन अगर अपन बात करते हैं कि वेक्टर, वेक्टर क्या होता है? एक क्वांटिटी, ठीक है, और उसमें कुछ डायरेक्शन भी हो, तो हम कहते हैं क्या? ये वेक्टर है। लेकिन जब टेंसर की बात कर रहे हैं तो क्वांटिटी एक, बॉडी भी एक, लेकिन वैल्यू उस क्वांटिटी की अलग अलग है। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप जो साइंस बैकग्राउंड के उनको पता होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का निकालें इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं तो ml²/12 आता है। इस पॉइंट के अबाउट इसको घुमाते हैं तो इसका ml²/3 आता है। तो इसका मतलब आप एक्सेस बदलते जा रहे हैं, बॉडी एक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वांटिटी एक है, लेकिन एक्सेस बदल रहे हो तो उसकी वैल्यू भी बदल रही है। तो ये स्केलर नहीं हुई। स्केलर में तो एक क्वांटिटी एक बॉडी, तो वैल्यू भी उसकी एक। अच्छा, वेक्टर क्या है? अगर आप डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन बदल दें तो उसके जो इफ़ेक्ट है वो बदल जाता है। जैसे फोर्स जो इस डायरेक्शन में लग रहा था, अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगाऊं तो उसका इफेक्ट बदल जाएगा। एक डायरेक्शन में वो फोर्स मिलके विंडो को ओपन करेगा तो दूसरी डायरेक्शन में तोड़ भी देगा उसको। ठीक है, लेकिन ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
आप चाहे इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ इस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ, इसका वैल्यू ml² ही होगा। ये सेंस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वेक्टर भी नहीं है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना स्केलर है ना वेक्टर है, क्या है? टेंसर है, ठीक। तो अब हम थोड़ा सा इनको लिख लेंगे। जड़त्व आघूर्ण कहते हैं जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। अब जैसे यहां ये आप देख रहे हैं वेट, ठीक है, लेंथ, हाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, टाइम, ये क्या है बताओ? क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटीज? ये फिजिकल क्वांटिटी, ये भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो व्हाट आर दीज क्वांटिटीज कॉल्ड इन फिजिक्स? फिजिकल क्वांटिटी। इनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की। क्वांटिटीज की लिखने की जरूरत नहीं है। क्वांटिटीज का मतलब तो समझ गए, जो कुछ है सब क्वांटिटीज में ही आता है। उनमें से जिनको मेजर कर सकते हैं वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अब आप नोट कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बताया था फिजिकल क्वांटिटी में? ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो इंग्लिश में लिख लें, क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी में लिखेंगे, ऐसी राशियां जिनको मापा जा सकता हो। 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 क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, ऐसी राशियां जिनको मापा जा सकता हो। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ माप सकते हैं, लेंथ को। मास मेजर कर सकते हैं। वेलोसिटी, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं। लंबाई, द्रव्यमान, हिंदी लिख दूं, लंबाई, द्रव्यमान, वेग, ताप, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, ये सभी मापी जा सकने वाली राशियां हैं। ये सभी मापी जा सकने वाली ही राशियां हैं, ठीक है। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होंगी? जिन्हें फिजिकल क्वांटिटी नहीं करेंगे, जिनको मापा नहीं जा सकते। क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जिसे मापा ना जा सके वह नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। अभौतिक राशि है, अभौतिक राशि है। लव, हेट्रेट, लाइक, ब्यूटीफुलनेस, अगलीनेस, फीलिंग्स, फीलिंग्स में हैप्पीनेस, सॉरोनेस, ये सभी क्या है? ये सभी नॉन फिजिकल क्वांटिटी, माप नहीं सकते। कहते हैं, कोई मान लीजिए पीएससी प्री का पेपर टफ आया, बहुत दुखी है कोई व्यक्ति, तो उससे पूछते हैं कितना दुख है, तो बताता है क्या यूनिट में? आज मुझे कितना है? 100 न्यूटन का दुख है ना? नहीं ना, तो इनको नहीं नाप सकते। तो ऐसी राशियां जिनको मापा नहीं जा सकता उनको कहते हैं अभौतिक राशि या नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। कुछ उदाहरण अपने हिसाब से लिख लो, मिटा दूं? एक क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी? एयर। Which of these is a physical quantity? एक्सीलरेशन, ठीक है। बाकी के सब फीलिंग्स हैं।
ये तो पिछले टर्न पर पढ़ा था, बोलो। क्यूरियोसिटी लीड्स टू साइंस। तो हमने अभी देखा फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी भौतिक राशि। भौतिक राशि को हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। एक तो यही है, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कई ऐसी राशियां हैं जिनको हम सीधे तौर पर नहीं नाप सकते, लेकिन इनडायरेक्ट वे में नाप सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि यहाँ से किसी तारे तक की डिस्टेंस, स्टार तक की डिस्टेंस निकालो, तो आप जो है कोई मीटर स्केल लेके थोड़ी ना वहाँ तक जाएंगे। यहाँ से चंद्रमा तक की डिस्टेंस निकालो, यहाँ से सूर्य तक की डिस्टेंस निकालो, मून का डायमीटर कितना है ये यहाँ बैठ कर के निकालो, सन का डायमीटर कितना है यहाँ बैठ के निकालो। तो ये जो डिस्टेंसेस निकलेंगी ये इनडायरेक्ट मेथड में आएंगी। इनडायरेक्ट मेथड से अपन निकाल सकते हैं। साइंटिस्ट लोग बैठे बैठे छोटी मोटी मेथड है उनके थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको भी सिखा दूंगा। तो यहाँ बैठ कर के आप मून का डायमीटर, मून तक की डिस्टेंस, अर्थ तक की डिस्टेंस बैठ के यही निकाल सकते हो। तो एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और इन टर्म ऑफ विच एनी लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि की परिभाषा पीएससी में अगर आती है तो अगर हम ये लिखते हैं यानी कि क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, तो वो एक ठीक है, एक सामान्य बुद्धि वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन सही आंसर, या कहें अपन थोड़ा एक्सप्रेसिव वे में इस तरह से लिखेंगे कि एनी क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन टर्म ऑफ विच एनी लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी में लिख लें, मैं लिखवा देता हूँ कि कोई भी राशि जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, कोई भी राशि जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कोई भी राशि जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता हो और जिनकी सहायता से भौतिकी के नियमों को समझाया जा सकता हो, जिनकी सहायता से भौतिकी के नियमों को समझाया जा सकता हो, क्या होती है? भौतिक राशि होती है। ठीक है, भौतिक राशि होती है। अब हम यहाँ लिख लेते हैं प्रथम वर्गीकरण, फर्स्ट क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन में 4 प्रकार की राशियां हैं। नंबर 1 रेशियो, इसी में आएगी। अनुपातिक राशि, अनुपातिक राशि क्या है? इट इज रेशियो ऑफ सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। समान प्रकार की भौतिक राशियों का अनुपात। ठीक है, कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको म्यू से प्रकट करते हैं। ये होता है c/v। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम।
हिंदी में कह सकते हैं प्रकाश की चाल निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइड बाय माध्यम में प्रकाश की म्यू 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 स्टाइलिश एम बना दो। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि ऊपर भी चाल है नीचे भी चाल है, स्पीड दोनों तरफ है। तो ये इनकी ना तो कोई इकाई होती ना कोई विमा होती। एक और उदाहरण ले लें, विकृति, स्ट्रेन बोलते हैं इसको, स्ट्रेन। स्ट्रेन या विकृति आप समझ पा रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि जब किसी बॉडी को या किसी ऑब्जेक्ट पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और तो वो थोड़ी सी डिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो डिफॉर्म हो गई। अब डिफॉर्म होने के बाद उसकी डायमेंशन में चेंज आ गया, मतलब ये पेन है, पकड़ के ऐसे खींच दूं तो स्ट्रेच हो गया थोड़ा सा, तो इसकी लेंथ में चेंज आ गया, तो लंबाई में परिवर्तन हुआ, यानी चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन मतलब कोई भी हो सकती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो डायमेंशन में चेंज डिवाइड बाय इसकी जो ओरिजिनल डायमेंशन थी, मतलब ओरिजिनल लेंथ थी, इसको बोलते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, विमा में परिवर्तन परिवर्तन डिवाइड बाय क्या, हाँ मूल विमा, ओरिजिनल डायमेंशन, मूल विमा। ठीक है, अंग्रेजी लिख लोगे, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। अब ये डायमेंशन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई कुछ भी हो सकती है, एरिया वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन सोचो, ऊपर जो डायमेंशन होगी वही नीचे होगी। अगर लेंथ की बात कर रहे हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। एरिया की बात कर रहे हैं, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया। ठीक है, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। जो ऊपर वही नीचे, इसका मतलब क्या हो गया कि ये रेशो आ जाएगी, यानी इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपके लिए ले लूँ, इसी में आएगा, रेशो में ही, और वो है, वो कॉमन एग्जाम्पल है इसलिए लेना जरूरी है, आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, इसके लिए दो फॉर्मूले होते हैं। एक फार्मूला होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। वस्तु का घनत्व डिवाइड बाय पानी का 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व। अच्छा, मैं पानी का 4 डिग्री सेल्सियस पर ही घनत्व क्यों ले रहा हूं? वाटर एक ऐसी प्रॉपर्टी रखता है, केवल वाटर लिक्विड में, जिसकी डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है और वॉल्यूम मिनिमम होता है। घनत्व अधिकतम, आयतन न्यूनतम। ये प्री के लिए क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि पानी का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। पानी का घनत्व, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है? तो होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। और अब आपसे पूछा जाए कि वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम आयतन,
तो आयतन मिनिमम होगा, वॉल्यूम क्या होगा, मिनिमम होगा। वॉल्यूम मिनिमम लेकिन डेंसिटी मैक्सिमम, ठीक है। आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये लिख सकते हैं। और एक और इसका सूत्र होता है, फार्मूला होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। वस्तु का भार डिवाइड बाय पानी में भार में कमी, रिलेटिव डेंसिटी का ही फार्मूला है, रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वेट लॉस इन वाटर। रिलेटिव डेंसिटी निकालनी हो, बड़ा सिंपल तरीका है। आप किसी ऑब्जेक्ट का एयर में क्या ले लो, वेट ले लो, उसका कितना है, फिर उसको पानी में डुबो दो। पानी में डुबोने पर देखो कि उसके वेट में कितनी कमी आ गई, ठीक है। कमी कैसे निकालोगे, एयर का जो वेट था वो ज़्यादा होगा, पानी में डुबोएंगे तब उसका वेट, जैसे स्प्रिंग बैलेंस है, किसी इस पेन को लटका लिया, एयर से स्प्रिंग बैलेंस को लटकाया धागे से, बढ़िया सा धागा पतला सा हो, तो उसका इसका वेट आया मान लो 10 न्यूटन, एक वैसी उदाहरण के लिए 10 न्यूटन आया। अब हमने उसको पानी में डुबोया, ऐसे स्प्रिंग बैलेंस से फिर वेट किया इसका, तो आया 9 न्यूटन। तो मतलब कमी कितने की आ गई, 1 न्यूटन की। तो रिलेटिव डेंसिटी इस मटेरियल की क्या हो जाएगी, ऊपर क्या 10 न्यूटन डिवाइड बाय 1 न्यूटन, समझ में आ गई। तो 10 इसकी रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर डिवाइड बाय लॉस, वेट लॉस इन वाटर। तो इस तरह से हम रिलेटिव डेंसिटी या वस्तु का जो सापेक्ष घनत्व है वो निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ें, इसको मिटा दूं, ये पहला हो गया रेशो, हटा दूं इसको। दूसरा होता है स्केलर, क्या बोलते हैं इसको, अदिश। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। only magnitude, it has only magnitude, it has only magnitude but no direction, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मास द्रव्यमान, टाइम समय, स्पीड चाल, वर्क कार्य, पावर शक्ति, एनर्जी ऊर्जा, ये सभी स्केलर हैं। और बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना क्या, इलेक्ट्रिक करंट, ये भी स्केलर है, क्योंकि ये किसका पालन नहीं करती, सदिश के नियमों का पालन नहीं करती। इट डज नॉट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर। नॉट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर। क्यों स्केलर है, क्योंकि ये सदिश नियमों को नहीं मानती। ठीक है, सदिश नियमों को नहीं मानती, इसलिए ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर है।
मिटा दूं? अगला आएगा वेक्टर, थर्ड। कोई नोटेशन नहीं है, वेक्टर, क्योंकि कई राशियां हो सकती है ना, किसको किससे करोगे, बहुत सारे हैं। वेक्टर क्या कहते हैं हिंदी में? सदिश। सदिश क्या है? जिनमें तीन बातें होनी चाहिए, एक मैग्नीट्यूड, जो मतलब परिमाण, दूसरा डायरेक्शन, और तीसरा वेक्टर लॉ को फॉलो करे। मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन भी हो, लेकिन वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रही है, तो फिर तो वो स्केलर में आ जाएगी। तो इट शुड हैव मैग्नीट्यूड, इसमें परिमाण होना चाहिए। नंबर 2 क्या होना चाहिए, बोलो? डायरेक्शन होना चाहिए, यानी दिशा होनी चाहिए। नंबर 3 और क्या होना चाहिए? यस, वेक्टर्स लॉ को फॉलो करें। फॉलो वेक्टर्स लॉ। सदिश नियमों का पालन करें, ये भी होना चाहिए। मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और वेक्टर्स लॉ को पालन भी करें। ठीक है, इसके बाद इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। फोर्स, बल, आप भी बताते जाओ। वेलोसिटी, वेग, बोलो जो आपको याद आते जाएं। यस, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन, त्वरण, और बोलो मोमेंटम, संवेग, मोमेंटम, संवेग, और बोलो इनर्शिया नहीं है, इनर्शिया नहीं है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट जिसको कहते हैं विस्थापन, और बोलो विस्थापन। दूरी होगा क्या? दूरी, दूरी होगा क्या? नहीं, दूरी अदिश है, डिस्टेंस नहीं होगा। और मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां लिख देता हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी मैग्नेट, हिंदी में क्या कहेंगे, बोलो? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये सही है। ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये तीनों ही वेक्टर है, इनकी दिशा होती है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता की दिशा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। मैग्नेटिक फील्ड की होती है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और ग्रेविटेशनल फील्ड की होती है फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ की निकाल रहे हैं तो अर्थ के सेंटर की तरफ, किसी प्लैनेट की निकाल रहे हैं तो उसके सेंटर की तरफ, तो किसी ग्रह के केंद्र की ओर, या कोई द्रव्यमान है तो उसके केंद्र की ओर। वेट आएगा वेक्टर में, वेट, वेट होता है mg,
और mg में मास जो आएगा ना ये स्केलर है, लेकिन उसके अंदर g जुड़ गया, g का मल्टीप्लाई हो गया, तो स्केलर का जब वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो पूरी क्वांटिटी वेक्टर बन जाती है। तो g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और mg ये क्या हो गया, ये आपका वेक्टर हो गया, भार, इसको भार कहते हैं, ये भार सदिश में ही आता है। ठीक है, और कोई आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस वगैरह ऐसे आ रहे हो तो पूछ सकते हो। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, जैसे कोई ये टेढ़ा मेढ़ा कोई वस्तु है, उसका मास है कुछ, तो इसका मास का कहीं ना कहीं एक सेंटर ऑफ मास भी होता है। सेंटर ऑफ मास वो मास होता है, या सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है पूरी ऑब्जेक्ट का जहाँ पर उसके संपूर्ण मास को केंद्रित मान सकें, जहाँ पर उसके पूरे मास को सेंटर्ड मान सकें। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। जैसे ये पेन है, ये भी आपके सिलेबस में है, जैसे ये पेन है, अब पेन का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इसके ठीक सेंटर पे होगा, सेंटर पे उसको मान सकते हैं, जिससे कि इस पेन को पेन ना मानते हुए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर लूँ मैं। अर्थ है, इतनी बड़ी अर्थ है, तो अब हम जब इसको सन के चारों तरफ घुमाएंगे, उसकी स्टडी करेंगे, तो पूरी अर्थ को नहीं लेंगे, इस पूरी अर्थ को एक पॉइंट मान लेंगे, और वो पॉइंट कहाँ पर होगा, अर्थ का सेंटर। तो वो सेंटर जो होगा वो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ऐसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब होता है जहाँ उसके पूरी ग्रेविटी को हम सेंटर्ड मान लें, जहाँ उसके पूरे गुरुत्व को हम एक जगह पर केंद्रित मान लें। सामान्यतः जब पृथ्वी से ज़्यादा दूरी की बात नहीं करते तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पर होते हैं, लेकिन हम हिमालय पर्वत पर चढ़ गए ऊपर, तो पूरा हिमालय की अगर सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो कहीं आएगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी खिसकी हुई आएगी किसी दूसरी जगह पर, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटी पे भी डिपेंड करेगी, और ऊपर जाने पर ग्रेविटी कम होने लगती है ना, मून पे 1/6 हो जाती है। तो इसका मतलब जनरली अर्थ की बात करेंगे, अर्थ के आसपास यहीं पर पृथ्वी पर ही बैठे हैं, इस पेन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम है, एक ही जगह पर होगा। ठीक है, लेकिन इतनी कोई विशाल वस्तु है, पूरा हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत का सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो बड़ा सिंपल तरीका है, इनको दोनों इंगलियों पर रख लो, ऐसे ऐसे खिसकाते आओ, जहाँ पर आ जाए दोनों बैलेंस हो जाए, बस वही क्या है, सेंटर ऑफ मास है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सिंपल। अगर सोचो इधर ये हैवी होती, इधर ये रॉड हैवी होती, पेन हैवी होता, इधर हल्की होती, तो किधर आता सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिस तरफ जिस साइड वो हैवी है वहीं आता है ऐसे। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास ऑलवेज कहाँ रहता है, किस पार्ट में रहता है, जहाँ पर वेट या मास ज़्यादा होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं रहेगी, उसी तरफ खिसकेगी जहाँ पर उसका वेट ज़्यादा होगा। अब सोचो इतना बड़ा हिमालय है, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चोटी की तरफ आएगी या थोड़ी नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि ऐसे फैला हुआ है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर आएगी, नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि वहीं पर उसका वेट ज़्यादा है। तो जहाँ वेट ज़्यादा वहीं पर उसी तरफ खिसकेगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और जहाँ मास ज़्यादा वहीं सेंटर ऑफ मास भी होगा। ठीक है, मिटा दूँ इसको। एक और है टेंसर, लास्ट इसका है टेंसर। क्या कहते हैं, टेंसर कह सकते हैं जो ना सदिश ना अदिश ना सदिश, उनको कहते हैं टेंसर। नीदर स्केलर नॉर वेक्टर, ना तो स्केलर ना ही वेक्टर हो, तो उनको क्या कहा जाता है, इनको बोलते हैं हम, ना तो स्केलर हों और ना ही वेक्टर हों, तो क्या होंगे, वो टेंसर होंगे। टेंसर TENSOR। अब सही है, जो है एक्चुअली वैज्ञानिकों को बड़े ज़्यादा टेंशन देते थे तो नाम ही रख दिया उन्होंने टेंसर, समझ में नहीं आता था टेंसर क्या है।
तो ये हो गए टेंसर। एक उदाहरण लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण। मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, मिटा दूं, नोट करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण। अब एक होता है एसआई सिस्टम, इसको कहते हैं, फुल फॉर्म मालूम है एसआई सिस्टम का? बोलो। स्टैंडर्ड नहीं, बोलो। इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल में आई पहले आना चाहिए था, इसमें तो एस पहले आ रहा है। एक्चुअली ये फ्रेंच वर्ड है, सिस्टम ए इंटरनेशनल। 1971 में बहुत सारे साइंटिस्ट की मीटिंग हुई तो एक अलग सिस्टम बनाया गया, सिस्टम ए इंटरनेशनल, और उसको हम आम बोलचाल में इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम ए इंटरनेशनल, ये भी लिखवा दूंगा, अभी कुछ मत लिखो। सिस्टम ए इंटरनेशनल में या इंटरनेशनल सिस्टम में दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज़ मानी जाती हैं। वो चार हो गई डायरेक्शन के आधार पर, अब दो हैं इंटरनेशनल सिस्टम के आधार पर, और वो हैं, एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, तो हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ में, एक होती है फंडामेंटल और एक होती है डिराइव्ड। तो फंडामेंटल को, अच्छा, फंडामेंटल के और भी नेम हैं, इसको हम इंग्लिश में और कह सकते हैं बेस क्वांटिटीज़, या और हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़। हिंदी में कहते हैं मूलभूत राशियां या आधार राशियां, या इसको कहते हैं निरपेक्ष भौतिक राशियां। अब मैं जहां राशियां लिख रहा हूं समझ लो भौतिक राशियां, जहाँ एब्सोल्यूट क्वांटिटी लिखी है मतलब भौतिक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। और एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं हिंदी में व्युत्पन्न भौतिक राशियां। जहाँ राशियां हैं उसका अर्थ आप भौतिक राशियों से ही लगाएंगे, बार बार भौतिक लिखना ठीक नहीं है, इसलिए राशियां मतलब भौतिक राशियां। जितनी भी पूरी फिजिक्स है वो इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनी है। ठीक है, जैसे जब आप इंग्लिश सीखते हो तो ABCD पढ़ाई जाती है, लेटर्स पढ़ाए जाते हैं शुरुआत में, और कितने लेटर हैं इंग्लिश में? 26 लेटर हैं। ठीक है, तो ये जो लेटर्स हैं ये एक्चुअली फंडामेंटल लेटर्स हैं, मूलभूत लेटर्स हैं, मूलभूत अक्षर हैं। कोई भी एक लेटर दूसरे से रिलेट नहीं करता। कोई भी एक लेटर को लिखने के लिए आपको इन 26 में से किसी 25 लेटर में से किसी अन्य की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे ए लिखना है तो बाकी के 25 जो बचे उनकी ज़रूरत नहीं है, ए अपने हिसाब से लिखा जाएगा। मतलब इट इज़ सेल्फ डिज़ाइंड और डिफाइंड। ऑल लेटर्स आर सेल्फ डिफाइंड एंड सेल्फ डिज़ाइंड ऑल्सो। लेकिन अगर कोई मुझे वर्ड लिखना है, और इवन वर्ड ही लिखना है, तो मुझे W चाहिए, O चाहिए, R चाहिए, D चाहिए। समझ रहे हैं? तो जो वर्ड है वो किस पर डिपेंड किया? फंडामेंटल लेटर्स पर डिपेंड किया। सो दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल लेटर्स। ऐसी फिजिक्स में होता है। अच्छा, इंग्लिश जब इतनी सीख गए, उसमें 26 आपके फंडामेंटल लेटर्स थे, फिर वर्ड बनाना सीखे, फिर सेंटेंस बनाना सीखे, फिर किताबें पढ़ना सीखे, इतना सीख गए, तो फिजिक्स में तो 26 नहीं है, 7 ही हैं, ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो सोच लो इंग्लिश के कंपैरिजन में तो कितनी आसान होगी।
पूरी पूरी फिजिक्स साथ से ही मिल के बनी है। पूरी अंग्रेजी जो है फिजिक्स है। तो फंडामेंटल लेटर्स कितने हैं? फंडामेंटल लेटर्स इंग्लिश में कितने हैं? 26। और फंडामेंटल क्वांटिटीज फिजिक्स में कितनी है? 7। डिराइव्ड वर्ड या वर्ड कितने हैं? कितने भी हो सकते हैं, है ना। फिर भी अगर देखें तो डिक्शनरी वगैरह में जो 40,000 50,000 शब्द मिलते हैं, और संस्कृत में तो लाखों मिलते हैं। और संस्कृत तो ऐसी भाषा है जिसमें नया शब्द आप खुद बना लो तो शब्द बनाए जा सकते हैं। तो संस्कृत में अनगिनत इनफाइनाइट वर्ड होते हैं। अंग्रेजी में 30-40,000 से ज़्यादा नहीं है जो आमतौर पर है। तो खैर अपन फिजिक्स की बात कर रहे थे। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो जो खुद अपने आप में कैसी हों? सुपरिभाषित हों, अपने आप में परिभाषित हों। उनको परिभाषित करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता ना पड़े, उनको बोलते हैं क्या? फंडामेंटल, यानी सेल्फ डिफाइंड। ठीक है। और ये किसी अन्य पर निर्भर नहीं करती। तो अपन अब इसकी परिभाषा आगे लिखेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी, व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी? मूलभूत राशियां क्या है? तो अ फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। कोई भौतिक राशि अपने मापन के लिए, कोई भौतिक राशि अपने मापन के लिए किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर ना करे, कोई भौतिक राशि अपने मापन के लिए किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर ना करे, तो इसको क्या कहते हैं? मूलभूत राशि कहते हैं। इसे मूलभूत राशि कहते हैं। मूलभूत राशि कहते हैं। लिख लिया? मूलभूत राशि कहते हैं। कितनी है ये संख्या में? 7 है। संख्या में टोटल 7 है। देखो कौन कौन सी हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, आप नोट करते जाना। टेबल बना लो। एक तरफ फंडामेंटल क्वांटिटी, फिर उसकी एसआई यूनिट, और फिर हम लिख लेते हैं उसका सिंबल, एसआई यूनिट का सिंबल। सबसे पहली है लंबाई। लंबाई की एसआई यूनिट होती है मीटर, सिंबल है एम। ठीक है। मास, द्रव्यमान, एसआई यूनिट है किलोग्राम और सिंबल है केजी। टाइम, समय, एसआई मात्रा के सेकंड और सिंबल है एस। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, ताप, एसआई यूनिट है केल्विन, सिंबल है के। अब आप देखिए, एक होता है डिग्री सेल्सियस और एक होता है केल्विन। तो एसआई तो ये केल्विन है, लेकिन डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, इन सब पे डिग्री लगता है, लेकिन डिग्री केल्विन नहीं होता। ठीक है। वो केल्विन केल्विन ही रहेगा, ये ध्यान देना। अगर 4 ऑप्शन आ जाएं कौन सी इकाई सही है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री केल्विन या केल्विन, तो केल्विन सही है। केल्विन पे कभी डिग्री नहीं लगता। कारण क्या है, क्यों नहीं लगता? ये स्मॉल लेटर में ही क्यों लिखे गए हैं? ये सीधे 1971 में वही सब वैज्ञानिकों की मीटिंग हुई, सिस्टम इंटरनेशनल एक सिस्टम बनाया गया, वहाँ पर ये नियम, कायदे, कानून पास कर दिए गए कि अगर आपको इस सिस्टम में मेजर करना है तो ऐसे ऐसे ही मेजर करना पड़ेगा। ठीक है। और कुछ नहीं कर सकते। इसके पीछे कोई तर्क नहीं था कि कोई ऐसा कर लो वैसा कर लो, वो तो आपस में सलाह करके मान लिया गया। इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, मोल और सिंबल है इसको MOL, मोल। इलेक्ट्रिक करंट, धारा,
विद्युत धारा एम्पियर ए से प्रकट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता कैंडेला। और ये जो ज्योति तीव्रता है, इट इज मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट। यह पदार्थ, यह प्रकाश की चमक जो होती है, प्रकाश की चमक या प्रकाश की तीव्रता का माप होती है। हिंदी में लिख सकते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? इट इज मेजर ऑफ इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। यह क्या है? प्रकाश की चमक या प्रकाश की तीव्रता की माप है। प्रकाश की चमक या प्रकाश की तीव्रता की माप है। इट इज मेजर ऑफ इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ठीक है, यूनिट इसकी वही कैंडेला होगी और इसको CD से प्रकट करेंगे। CD कैंडेला। कई बार इसके विमाएँ भी पूछी जा सकती हैं। विमाएँ के लिए आप एक सिंबल और लिख लो इसी में। लंबाई, ये जो अपन लिख रहे हैं ना यहाँ पर, जैसे ये लेंथ है, इनके जो पहले लेटर हैं ये जनरली विमाएँ होते हैं। जैसे लंबाई का डायमेंशन हम लिखेंगे L, और ये बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, बिग ब्रैकेट में L। हाँ, MLT फॉर्मूले से। मास कैपिटल M, समय कैपिटल T, ताप को जरूर लिखेंगे थीटा। ठीक है, और ये तो हो गया, ताप को लिख रहे हैं थीटा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस म्यू। इलेक्ट्रिक करंट को A ही लिखेंगे, या कभी कभी I से भी प्रकट कर लेते हैं, I। ल्यूमिनस इंटेंसिटी वही है CD कैंडेला। ठीक है, तो इनको बोलते हैं डायमेंशन। विमाएं या डायमेंशनल फार्मूले, विमीय सूत्र। CD कैंडेला। मिटा दूं? अब चूंकि फिजिक्स इतनी ज़्यादा है तो बाद में साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि इसमें इतने से काम नहीं चलेगा, 2 और जोड़ दो। तो बाद में 2 और जोड़ दी गई, उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। फर्स्ट होती है प्लेन एंगल, समतल कोण, जिसकी यूनिट होती है रेडियन और सिंबल है RAD। इसको कहते हैं पूरक राशियां। प्लेन एंगल, समतल कोण, रेडियन। 2 और हैं, ये अलग से, वो 7 अलग हैं, ये 1 नंबर डालना, 1 नंबर 2 नंबर, ये 2 और हैं, उसको पूरक राशियां कहते हैं, रेडियन। ये रेडियन होती है। और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, घन कोण जिसको कहते हैं, सॉलिड एंगल या घन कोण। सॉलिड एंगल या घन कोण, इसकी होती है स्टेरेडियन, और डिनोट करते हैं SR से, स्टेरेडियन। ठीक है, मिटा दूं? चलिए, एक प्लेन एंगल बताता हूं क्या होता है और सॉलिड एंगल बताता हूं क्या होता है। यहां देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं समतल कोण, प्लेन एंगल।
अगर आप एक सर्कल बनाएं, ऐसा वृत्त बनाएं, ठीक है, एक सर्कल हम बना रहे हैं और एक समतल में सर्कल है, समतल मतलब एक सरफेस, प्लेन में एक सरफेस पर एक हमने बनाया सर्कल। ये रॉड है मान लो ए पर, ये थोड़ी घूम के इधर आ गई बी पर, तो ये एंगल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थीटा एंगल बनेगा कि नहीं। ओ से ए तक ये जो दूरी है इसको बोलते हैं रेडियस, और ए से बी तक ये जो चला तिरछा ऐसा, ये जो चाप इसको बोलते हैं आर्क या चाप कहते हैं, आर्क, ARC आर्क। आर्क को हम एस से प्रकट कर सकते हैं, आर्क हिंदी में कहते हैं चाप, इसको कहते हैं त्रिज्या, ये होता है कोण। तो ये देखा गया है कि कोण, चाप और त्रिज्या इन तीनों में एक संबंध होता है, और वो संबंध होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यानी इसने जितना आर्क बनाया उसमें रेडियस से अगर भाग कर दें तो वो एंगल के बराबर आ जाता है, और वो भी रेडियन में, किसमें, डिग्री में नहीं, रेडियन में। तो एंगल को हिंदी में कहते हैं कोण, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, किस में आ जाएगा, ये यूनिट क्या होगी इसकी, रेडियन। रेडियन में आएगा, डिग्री में नहीं आएगा, ध्यान देना, रेडियन। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है आपके पास रेडियन में, ये ध्यान रखना है। एक होता है घन कोण, जिसको हम सॉलिड एंगल कह रहे हैं, घन कोण, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, अभी मैंने क्या बनाया था, सर्कल, ठीक है। अब सर्कल ना बनाते हुए मैं बनाऊं एक स्फेयर, और इस स्फेयर पर एक छोटा सा सर्कल बना लूं, समझाने के लिए बड़ा बनाया है, ठीक है। एक गोले पर, फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल के ऊपर एक सर्कल बना लिया, ठीक है, फुटबॉल के ऊपर एक ऊपर छोटा सर्कल बना लिया, और ये है सेंटर फुटबॉल का, और फुटबॉल की जो परिधि है, सरकमफ्रेंस है, ये परिधि होगी, ये वाली, इसको परिधि कहते हैं। इस परिधि के प्रत्येक बिंदु को, ईच पॉइंट को इस सर्कल से इस सेंटर से मिला दो, ऐसे मिल गया, बोलो। तो ये क्या बन गया, ऊपर से देखने पर कोन, शंकु, कोन बन गया। तो इस कोन का ये एरिया है, ये वाला, ये एरिया है, ठीक है। इस एरिया को हम ए मान सकते हैं, एरिया। इसकी रेडियस आर है, ठीक है ना। जैसे यहां सर्कल में आर्क और रेडियस का रिलेशन थीटा था, एंगल था, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, क्या यहां एरिया और आर का भी कोई रिलेशन होगा। यहां हम एस और आर कर रहे थे, एस बाई आर कर रहे थे, तो एंगल आ रहा था ये थीटा। यहां भी जब ए बाई आर करते हैं, लेकिन आर में आर स्क्वायर करते हैं, तो एक क्वांटिटी मिलती है जिसको बोलते हैं हम सॉलिड एंगल, यानी कि घन कोण। और वो घन कोण होता है यहाँ पर, ये ऐसा 3 डायमेंशनल एंगल, ऐसे बाहर को उभरा हुआ एंगल, ये, इसको बोलते हैं क्या, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल की का फॉर्मूला क्या बनेगा, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला बता दीजिए जरा। सॉलिड एंगल को डिनोट करते हैं ओमेगा से, ओमेगा, ये डब्ल्यू जैसा बनता है, इसको बोलते हैं ओमेगा, हिंदी में ओमेगा ही लिख लो, स्टाइलिश डब्ल्यू बना लो, ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या होगा बताओ जरा, एरिया डिवाइड बाय क्षेत्रफल डिवाइड बाय आर स्क्वायर, स्क्वायर आएगा। कारण क्या है कि एंगल जो है ना वो डायमेंशन लेस है, तो ये वाला एंगल भी डायमेंशन लेस होगा। अब डायमेंशन लेस करने के लिए ऊपर एरिया है, एरिया में कहीं मीटर स्क्वायर आएगा, और नीचे अगर अकेला रेडियस लिख दिया तो वो तो मीटर आएगा, तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो 1 मीटर तो बचा रहेगा। तो मुझे तो क्या करना है, उसको यूनिट लेस बनानी है।
ओ सॉरी डायमेंशनलेस बनानी है, तो डायमेंशनलेस बनाने के लिए मुझे नीचे भी आर स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं a बाई आर स्क्वायर कह सकता हूँ और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, STERADIAN, स्टेरेडियन। ठीक है, एंगल हो या जो है सॉलिड एंगल हो, ये रेशो नहीं है, क्योंकि रेशो में ध्यान दीजिएगा यूनिट भी नहीं होती और डायमेंशन भी नहीं होती, लेकिन इसमें डायमेंशन तो नहीं है लेकिन यूनिट है, क्योंकि एंगल की क्या है रेडियन और सॉलिड एंगल की क्या है स्टेरेडियन। तो इन दोनों की यूनिट होती है, डायमेंशन नहीं होती। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कि एक पूरा गोला है, होल स्फेयर, ओमेगा फॉर स्फेयर, कंप्लीट स्फेयर का सॉलिड एंगल क्या होगा? आप लोग सोचो। ये गोले पर छोटा सा एरिया बनाया था, उसका सॉलिड एंगल है a बाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को ध्यान में लाते हुए पूरे गोले का, संपूर्ण गोले का, होल स्फेयर का सॉलिड एंगल क्या होगा? सोचो। a मतलब एरिया। अब मैं पूरे स्फेयर की बात करूंगा तो किसका एरिया लिखना पड़ेगा? पूरा का पूरा स्फेयर का एरिया लिखना पड़ेगा और डिवाइड बाय आर स्क्वायर करना पड़ेगा। बोलो क्या होगा? छठवीं क्लास में पढ़ते हैं पूरे गोले का एरिया। पूरे गोले का एरिया क्या होता है? किसी ने कुछ बताया था, थोड़ा सा और मॉडिफाई करो। पाई आर स्क्वायर बेटा सर्कल का होता है, ये सर्कल का पाई आर स्क्वायर होगा, पक्की बात है। मैं संपूर्ण गोले का पूरा प्रश्न, सरफेस एरिया ऑफ होल स्फेयर, 6th क्लास में पढ़ते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर याद करो, 4 पाई आर स्क्वायर और डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यस, तो ये हुआ 4 पाई। अब अगर मैं बात करता हूं सेम हेमी स्फेयर का, हेमी स्फेयर माने अर्धगोला, अर्धगोले का घनकोण बोलो। 2 पाई आर नहीं, अभी इनने बोला था 2 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर पूरे गोले का, तो 2 पाई आर स्क्वायर आधे गोले का, सिंपल बात है। तो मैं 2 पाई आर स्क्वायर में आर स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, कितना आ गया? 2 पाई। क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो। तो पूरे ये हेमी स्फेयर का आधे गोले का 2 पाई होगा और पूरे गोले का 4 पाई होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लें। मिटा दूं? देखो, एक सर्कल है, सर्कल की सरकमफ्रेंस मिलाई तो ये यहाँ एंगल छोटा सा बनेगा, ऐसी को क्या बोलेंगे? कौन सा एंगल? सॉलिड एंगल। अब आएगी ड्राइव्ड क्वांटिटी। अभी क्या चल रही थी? फंडामेंटल। ड्राइव्ड कौन होता है? जो फंडामेंटल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो हिंदी में लिख लें, ऐसी भौतिक राशि जो एक से ज़्यादा मूल राशियों से व्युत्पन्न की जा सकती हो। ऐसी राशि जो एक से ज़्यादा, ऐसी राशि जो एक से ज़्यादा मूल राशियों से व्युत्पन्न की जा सकती हो, मूल राशियों से, एक से ज़्यादा मूल राशियों से व्युत्पन्न की जा सकती हो,
उसको कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब आप कहोगे एक क्यों नहीं कहा, एक तो खुद ही फंडामेंटल होगी, है ना। एग्जाम्पल, एरिया यानी क्षेत्रफल, घनत्व, बल, त्वरण, कार्य, ये सब क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, लिख लिया, लिख लो। कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटी की बात करते हैं, जैसे वेलोसिटी, बेग। बेग की इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो वेलोसिटी इक्वल टू, चूंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, बेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो ये बेग कहाँ से किससे ड्राइव्ड हुई, विस्थापन से और समय। विस्थापन मतलब टाइम, सॉरी विस्थापन मतलब एल लंबाई, और समय मतलब टी। तो एल बाय टी किससे ड्राइव्ड हुआ, ये एल और टी से। अब आप कहोगे विस्थापन को एल क्यों लिखा, वो तो लेंथ एल था। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी, विस्थापन सब एल में आते हैं, लेंथ में ही आते हैं। ठीक है, जिनको मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर में माप सकें वो सब लेंथ ही है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन आता है, यहाँ चेंज इन वेलोसिटी लिख देना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बेग में परिवर्तन बटे समय। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हुई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहाँ से डिराइव हुआ ये, वही वेलोसिटी और टाइम से। और वेलोसिटी कहाँ से डिराइव हुई, डिस्प्लेसमेंट और टाइम से। मतलब कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन मूलभूत राशियों पर निर्भर कर रहा है। इसको बोलते हैं त्वरण। वर्क, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर या जूल कहते हैं इस यूनिट में। तो ये वर्क बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। ठीक है, अभी अगली यूनिट आपकी वर्क की है तो बताएंगे उसको। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तब फार्मूला लगता है जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है। ठीक है, नोट कर लो। तो ये कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। ड्राइव तो हज़ारों हो सकती हैं, लेकिन कुछ एक लिखी हैं। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी। अकेला वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं होता, अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तभी एक्सेलरेशन होता है। यस, मिटा दूं? अब जरा क्वेश्चंस को डिस्कस करें। अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, एक ऐसी राशि जिसको हम माप सकते हो, क्या होता है, भौतिक राशि, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, या ईदर बी और सी। फिजिकल क्वांटिटी, बिल्कुल सही है। फिजिकल क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसको क्या कहते हैं, ड्राइव्ड। एक से ज़्यादा पर जो निर्भर करे वो क्या हो जाएगी, ड्राइव्ड क्वांटिटीज हो जाएगी। ठीक है, ये भी हमने सीखा भी था। देयर आर कितनी है, 7। कितनी फंडामेंटल हैं, 7 है। ठीक है, और ये भी हमने अभी सीखा ही था। एक्सेलरेशन ए ड्राइव्ड क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन, कितनी फंडामेंटल पर डिपेंड करेगी एक्सेलरेशन, बोलो। 0। अगर फंडामेंटल पे डिपेंड ही नहीं करेगी तो फिर क्वांटिटी कैसे हुई? फंडामेंटल से ही सारी ड्राइव हुई है ना, वो इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो, दो ही है। कैसे दो है?
एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब बताओ, ये नहीं कि वेलोसिटी और टाइम 2 पे कर रही है, तो ये डेल्टा भी कहाँ हुआ, डेल्टा भी फंडामेंटल कहाँ हुआ, तो डेल्टा भी यानी वेलोसिटी किस पे करती है, x बाई टी, ये 1/t आ गया कि नहीं, बोलो। अच्छा x क्या है, लंबाई, और t चाहे एक बार हो या 2 बार होगा तो टाइम ही, L/t स्क्वायर कर सकते हैं, L/t स्क्वायर कर सकते हैं। तो किस पे डिपेंड की, L और t पर, पावर कुछ भी हो। तो 7 में से किस पे, 2 पर, L और t पर, तो इसलिए 2 ही होगा। अच्छा वेलोसिटी पे भी 2, वेलोसिटी भी 2 पर ही करती है, वेलोसिटी भी 2 पे ही करेगी, L/t। अच्छा फोर्स किस पे, कितने पे करेगा, बल कितने पे निर्भर करेगा, ये 3 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन इन्हीं में से बताओ। ma होता है, ए कितने पे कर रहा है, 2 पर, और एक और आ गया संग में मास, मास भी तो फंडामेंटल यानी मूलभूत है, तो 3 पे करेगा। तो अब ये जो फोर्स करेगा वो 3 पर, ठीक है। तो ऐसे छांटने होते हैं, क्लियर हो गया। वेलोसिटी जैसे वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, फिर उसको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये 2 पर निर्भर करेगी। 5 चार्ज कैसी क्वांटिटी, आवेश कैसी क्वांटिटी है, बताओ। फिजिकल तो है, लेकिन इन चारों में से छांटना है अपने को। चार्ज फंडामेंटल नहीं है, साथ ही है फंडामेंटल, तो डिराइव्ड है। और ये जो चार्ज है ना, ये क्यू से डिनोट करते हैं, आई और टी दोनों से डिराइव्ड है। ये क्यू बराबर आई टी पढ़ा है ना, आई धारा, करंट, टी टाइम, तो 2 पर डिपेंड कर रही है। अभी यही क्वेश्चन आ जाए, ये किस पे करेगा आप, तो 2 पर, आई और टी पर, तो वो 7 छांट लो, 7 ही तो है, 7 से ज़्यादा है ही नहीं है, ठीक है। तो देखो आप, फंडामेंटल क्वांटिटी है, करंट पर और टाइम पर निर्भर कर रहा है, तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। यूनिट्स वगैरह अपन अगले टर्न पर पढ़ेंगे, इकाइयाँ वगैरह।